जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, हड़ताल के नाम रहा सोमवार का दिन। 2 दिन की हड़ताल पर गए आधा दर्जन विभाग के कर्मचारी। शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ लीक, ओबीसी मोर्चा और कांग्रेस ने जताया विरोध। शासन के नियमों में अटकी कोविड काल में मृत शासकीय कर्मचारियों के परिजनों की अनुकंपा नियुक्ति, नियमों में शिथिलता की लगी आस। पद्मेश न्यूज की खबर का हुआ असर, जिला प्रशासन ने कागजों में मृत हो चुके व्यक्ति को जीवित प्रमाण पत्र देने की तेज की प्रक्रिया। किरनापुर में चोरों का आतंक, एक रात में 4 मोटरसाइकिल चोरी से डरे लोग। जब बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होती है, लेकिन नगर के एक शासकीय प्राथमिक स्कूल में एक बच्चे के साथ एक ऐसा ही बड़ा हादसा होने के बाद भी भारी लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है, जहां बच्चे के अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मामला जिले के एकमात्र प्राथमिक मॉडल स्कूल डाइट का है, जहां प्राथमिक अभ्यासशाला डाइट में खेलने के दौरान एक बच्चा गिर गया, जिसके सर पर गहरी चोट आई। बच्चे के सर में गहरी चोट आने और बच्चे के लहूलुहान होने पर भी स्कूल प्रबंधन ने घायल बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल नहीं पहुंचाया, जहां गंभीर रूप से घायल होने पर भी स्कूल प्रबंधन बच्चे के अभिभावकों के आने की राह देखते रहे। इस पूरे मामले में जहां स्कूल प्रबंधन पहले तो अपने आप को साफ सुथरा और निर्दोष बताता रहा, लेकिन दबाव बढ़ता देख स्कूल प्रबंधन को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो ही गया और उन्होंने कैमरे के सामने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए आगामी समय से बच्चों पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही है। ये अभी 2-3 दिन पहले की बात है। ये हमारा बच्चा यहाँ स्कूल में गिर गए करके फ़ोन आया था हमें। हमने आके देखे तो बच्चे के सर्वर धुला दिए थे और उसकी कोई उपचार नहीं किया गया था, ना कोई डॉक्टर के यहाँ कोई लेके नहीं आया। हम बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए डॉक्टर पारदी के यहाँ। पारदी के यहाँ बोला कि 8-10 हज़ार रुपये लगेंगे। हमारे पास पैसे नहीं था वर्तमान में, अपन उसे बड़ी हॉस्पिटल लेके आए। क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षक की लापरवाही से जो हादसा हुआ वो किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। कैसे गिर गया था यहाँ पे? 2 बच्चे खेलते खेलते आपस में गिर गए। गिरने से आई चोट। चोट के देखते हुए मास्टर ने जो लापरवाही बरती है। कैसे लापरवाही मतलब हॉस्पिटल देखने नहीं ले गए, हॉस्पिटल नहीं ले गए और ना उसको आज दिनांक तक कोई देखने नहीं आया। शिकायत मिली थी दुर्गा प्रसाद दमाहे बोदा के द्वारा। उनका बच्चा यहाँ पढ़ता है, 4.5 साल करीब का है और बच्चों के साथ खेलते खेलते गिर गया। उसके सिर में चोट लग गई और चोट लगने के बाद स्कूल से फ़ोन गया, वो आया, उसने अस्पताल ले गया। उसको लगभग 7-8 टाके सिर में लगे हैं। मैं आया इसलिए था कि जो लापरवाही इस डाइट स्कूल में उस बच्चे के साथ बरती गई, ये मुझे बुरा लगा कि कैंपस में हुआ, स्कूल के अंदर हुआ और फिर इस प्रकार की लापरवाही। है कि हमारे यहाँ लंच समय में अच्छा फर्स्ट के बच्चे आपस में खेलते खेलते टकरा के बच्चे गिर गए। चोट लग गई, उसी का युवा चोट लगने पर क्या ट्रीटमेंट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किया गया स्कूल में। इसके बाद पेरेंट्स को खबर करने लगी आप बच्चा घायल हो गया है। बच्चे खबर उस बच्चे की ऐसा एक बच्चा घायल हो जाता है स्कूल में, जिम्मेदारी किसकी है? स्कूल की। तो आप क्या मानते हैं कि क्या बोलते हैं भागा था फर्स्ट एड किया, टीचर साथ किया। परिजनों का तो कहना है किसी प्रकार का उपचार है स्कूल द्वारा नहीं किया गया, सूचना दी गई। पहले फर्स्ट एड किया गया, ऐसी बात नहीं कि सूचना अगर पहले प्राथमिक रहती है कि बच्चे के किस पास से ज़्यादा ब्लड ना हो। स्कूल में अगर बच्चा आ जाता है तो जिम्मेदारी पूरी स्कूल प्रबंधन की होती है, यानी आप लोगों की होती है।
है ना। अगर बच्चा घायल हो जाता है, कोई हादसे का शिकार हो जाता है, तो उसे अस्पताल ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है या वो बच्चे के पेरेंट्स की है? पहले तो पेरेंट्स को बताना बहुत जरूरी है, जिम्मेदारी हमारी है बच्चे की। तो आपने लेके गए? पहले फर्स्ट ट्रीटमेंट हो जाए, पहले उसका फर्स्ट एड पहले हो जाए। नहीं। होली के बाद मौसम के बदले मिजाज और बढ़ते तापमान की वजह से लोगों में पानी की मांग बढ़ने लगी है। ऐसे में एक बार फिर नगर पालिका से उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द शहर के चौक चौराहों में प्याऊ खोल दिए जाए। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल की वजह से बीते 2 वर्षों के दौरान लॉकडाउन और महामारी के कारण प्याऊ नहीं खोले गए थे, लेकिन इस वर्ष स्थितियां सामान्य है और लोग रोजाना ही आवागमन कर रहे हैं। ऐसे में बढ़ती गर्मी कहीं ना कहीं उन्हें पूर्व में लगने वाले प्याऊ की याद दिला रही है। बिल्कुल गर्मी बिल्कुल अभी होली के बाद से तो काफ़ी तेज़ हो चुकी है और फिलहाल यहाँ पर जो बाहर से जो जन लोग आ रहे हैं, है ना, वो भी काफ़ी गर्मी का उनको सामना करना पड़ रहा है। सर शहर में तो ऐसा है कि जैसे प्रतिवर्ष जिस तरीके से पानी की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि जो गर्मी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी, और उसके लिए हमें यहाँ सब लोग के लिए प्याऊ की व्यवस्था करना चाहिए। और जैसा प्रशासन और नगर पालिका का पहला कर्तव्य है कि भाई गर्मी के समय में पहली व्यवस्था तो ये की जानी चाहिए, और उसमें काफ़ी देरी हो रही है और उसको बहुत जल्दी से जल्दी इसको पहली प्राथमिकता में शुरू करना चाहिए। ऐसे गर्म अच्छा, जैसे नगर पालिका यहाँ पे प्याऊ की व्यवस्था करती थी, अभी करी कि नहीं करी? क्या होना चाहिए? पानी का व्यवस्था होना, प्याऊ का ये समय में लगी जाए, लेकिन अभी नहीं लग पाई। अभी नहीं लग पाई। तो कहाँ के लोग आते हैं? बहुत लोग आते हैं कि सब जिला ही है तो कौन नहीं आता है उनको प्याऊ जल्दी। पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि उनके द्वारा जल्द ही नगर पालिका से शहर के भीतर प्याऊ लगाए जाने की मांग की जाएगी। निश्चित तौर पे ऋतु प्रारंभ हो गई है तो नगर में प्याऊ खुलना बहुत ज़रूरी है, और नगर पालिका ने अभी इस पर पहल नहीं करी है। तो हम कल निश्चित तौर पे नगर पालिका में ध्यान दिलाएंगे कि शहर के हर चौक में जहाँ पे आवागमन ज़्यादा रहता है और जनता का जमावड़ा रहता है, वहाँ पे प्याऊ खोलना बहुत ज़रूरी है और शीघ्र वहाँ पे प्याऊ खोला जाए। इस बार प्याऊ नहीं खुल पाए क्योंकि किसने कोई पहल नहीं करी। आप लोगों ने बहुत अच्छी पहल की और उसके शुभारम्भ किया, तो हम कल इस बात को मुख्य नगर पालिका अधिकारी के सामने रखेंगे और प्याऊ खोलने के लिए कहेंगे। एक और प्रदेश सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा या अन्य परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक होने की शिकायतें मिल रही है, जिसके कारण मेहनत करने वाले युवा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसा आरोप लगाते हुए ओबीसी महासभा के बैनर तले बेरोजगार युवाओं ने अंबेडकर चौक गार्डन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है, जिन्होंने हाल ही में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में हुए पेपर लीक वाले मामले पर ऐतराज जताते हुए मामले की सीबीआई जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने और पेपर लीक होने के चलते प्राथमिक शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग की है। ज्ञापन को लेकर की गई चर्चा के दौरान परीक्षार्थी लखन चौधरी और ईश्वर बिसेन ने पेपर लीक होने वाले मामले पर अपनी नाराजगी जताते हुए ओएमआर सीट के आधार पर ऑफलाइन एग्जाम कराने की मांग की है, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर युवाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए उनकी समस्त मांगे पूरी किए जाने की गुहार लगाई है। एग्जाम में सर 24-25 को थे, तो इसमें जो वायरल हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो मेहनत करने वाले जो हम बच्चे हैं, तो मेहनत करने वाले बच्चे के साथ में ये दिक्कत हो रही है कि बड़े मुश्किल से 100 से 110 तक बस नंबर ला पा रहा है। इससे ज़्यादा नंबर लाना असंभव है। लेकिन जब यूट्यूब वगैरह में देखिए या फिर सिलेक्शन लिस्ट में जब होता है, शिक्षक भर्तियों की सिलेक्शन होते हैं, तो उसमें 140 से 145 तक के नंबर वाले आते हैं विद्यार्थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से ये फर्जीवाड़ा का ही एक कारण है कि जो योग्य और मेहनत करने वाले बच्चों को अधिकार नहीं मिल रहा है और जो फर्जीवाड़े तरीके से जो नंबर ला रहे हैं उनको नियुक्तियां मिल पा रही है। तो मैं यही अपेक्षा करूंगा कि हमारे मध्य प्रदेश के सिस्टम में ऐसा बदलाव हो कि ताकि जो मेहनत करने वाला बच्चा है उसको जॉब मिले, उसको गवर्नमेंट नौकरी मिले। जी, हमें एक तो भर्ती सालों साल नहीं आती, आज लगातार 8-9 साल के बाद में वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा में हम लोग शामिल हुए, और ये खबर जब से पता चली कि वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद पढ़ाई करना इस राज्य में बहुत ही दुखद होने वाला है। क्या मांग करेंगे प्रशासन से आप लोग? प्रशासन से मांग करेंगे कि जो भी इस मामले की अच्छे से जांच हो
और जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करें। ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी ने इस मामले से जुड़े लोगों पर कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा का आयोजन किए जाने की मांग की है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, और ये जो पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, जब से मध्य प्रदेश के लाखों बच्चे जो विगत कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे, रात दिन पढ़ाई कर रहे थे, आज उनके भविष्य को लेकर उनको चिंता सताने लगी है। और कहीं ना कहीं ये जो पेपर लीक मामला है, ये लाखों बच्चों का हत्या करने जैसा मुद्दा सामने आया है। ये मध्य प्रदेश जो की सरकार है लगातार युवाओं के साथ में हनन कर रही है। आप देखेंगे पुलिस परीक्षा का भी जब रिजल्ट घोषित हुआ तो पहले दिन कंप्यूटर में किसी को पास दिखा दिया गया, दूसरे दिन फेल दिखा दिया गया। आप लगातार देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 वो आज भी भोपाल में डीपीआई के सामने में 9 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे। ओबीसी के चयनित छात्रों को अभी तक नौकरी नहीं दी इस सरकार ने। तो लगातार जो एग्जाम निकल रही, बीच में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की निकली थी, पुलिस की निकली थी, हर परीक्षा में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जिसका जीता जागता आज शिक्षक भर्ती परीक्षा में मुख्यमंत्री के ओएसडी लक्ष्मण सिंह मरकाम के मोबाइल में प्रश्न पत्र का आना है। आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में मामले को उठाने की बात कहते हुए जल्द से जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर कांग्रेस के बैनर तले सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार जब से इन 15 सालों में भ्रष्टाचार और पूरा भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, व्यापम में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं नौकरियों के लगने के चीज में, मगर इन्होंने उन जो गवाहदार थे या आईटी वाले लोग थे, आरटीआई, उनको तक जो है उनकी हत्या करवा डाला है। ये हमारा आरोप है उन पे। वो सबूत साक्ष्य को समाप्त करने का उनका हमेशा प्रयास रहा है और आज भी जो हमारे इन युवा साथियों के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी हो रही है। पेपर लीक करके जो है मनमानी जो है दलालों के माध्यम से पैसे कमाने का एक नया षड्यंत्र सामने आया है और इसका कांग्रेस पार्टी घोर विरोध करती है। केनापुर नगर में सक्रिय मोटरसाइकिल चोरों ने एक ही रात में 4 मोटरसाइकिल की चोरी कर ली। मोटरसाइकिल चोरी की यह घटना 26 एवं 27 मार्च की दरमियानी रात में हुई। केरनापुर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मोटरसाइकिल चोरी का अपराध दर्ज कर मोटरसाइकिल चोरों की खोजबीन शुरू की है। आपको बता दें कि बाइक चोरी की यह घटना केरनापुर तहसील मुख्यालय के अलग अलग स्थानों में रात्रि के दौरान हुई है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरी करने वाला गिरोह कहीं बाहर से आया था और शहर के अलग अलग स्थानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान कुछ संदिग्धों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बालाघाट नगर समीप वैनगंगा नदी के जागपुर घाट में रेत में दफन की गई एक महिला की लाश ऊपर आने से कोतवाली पुलिस हरकत में आ गई है और वहीं जांच पड़ताल शुरू कर फिलहाल अभी तक कोतवाली पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। संभावना व्यक्त की गई कि यह लाश किसी वृद्ध महिला की है, जिसे रेत में दफन करने के बाद इस लाश को जानवरों ने खींचकर बाहर निकाल दिया। लाश के पास मास्क और आईवी सेट होने से इस महिला की मौत किसी बीमारी से होने की संभावना व्यक्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मार्च को दोपहर में नगर समीप वैनगंगा नदी जागपुर घाट में नदी किनारे रेत में एक महिला की कंकालनुमा लाश वहां से आने जाने वालों ने देखी, जिसकी सूचना शाम को कोतवाली में लगने पर नगर निरीक्षक कमल सिंह गहलोत ने तस्दीक करवाई। वहीं उन्होंने स्वयं नदी में जाकर देखे। लाश करीब 1 महीने पहले नदी के रेत में दफन की गई और जानवरों ने लाश को बाहर खींच लिया। कपड़ों के आधार पर यह लाश किसी वृद्ध महिला की है। इस महिला की उम्र करीब 60 वर्ष होने की संभावना व्यक्त की गई है। बाइट देखिए, अभी शाम को अभी सूचना मिली थी कि कहीं डेड बॉडी ऊपर नदी में दिख रही है। चूँकि तस्दीक करवाई और फिर मैं खुद स्वयं यहाँ आके देखा हूँ और उससे ये डेड बॉडी करीब 50-60 साल की वृद्ध महिला टाइप की लग रही है, जिसके बाल और जो कपड़े हैं उस आधार पे, और संभवतः ये उसकी बॉडी के साथ में उसका मास्क और आईवी सेट जो ड्रिप लगाते हैं, बोतल चढ़ाते हैं, तो वो भी है साथ में। इससे ये लग रहा है कि यहाँ पहले से दफनाई हुई बॉडी है, कोई बीमारी से पीड़ित महिला की मृत्यु हुई और उसके बाद उसको दफनाया गया।
फिलहाल हम उसको जांच में ले रहे हैं और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 16 मार्च से हड़ताल पर गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की 13वें दिन भी हड़ताल जारी रही, जहां हड़ताल पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रोज नए नए तरीके से अपना आक्रोश जताया जा रहा है। रविवार को सांसद की फोटो की प्रतियों का दहन करने के बाद सोमवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खून से पत्र लिखकर उनकी विभिन्न मांगों को पूरी किए जाने की गुहार लगाई, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। बताएंगे आज कौन सा दिन है और आज किस प्रकार का विरोध जताया जा रहा है? आज हमारे बालाघाट जिले का 13वां दिन है। 16 मार्च से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं प्रदेश व्यापी। हमारे प्रदेश में 10 मार्च से हड़ताल जारी थी और आज हम लोगों ने, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं बहनों का भाई हूँ और बेटियों का मामा हूँ, तो हमने आज भाई का फर्ज अदा करते हुए अपने भाई को बहनें अपने खून से खत लिख रही है कि देखिए मेरे भैया जी, आज बहनों को अपना ब्लड से आपको खत लिखना पड़ रहा है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वही अब हमें लग रहा है कि हम अपने भाई को अपने खून से लिख के दें कि भैया ये हमने आपको खून भरा तोहफा दिया है, अब तुम हमारे बहनों को अधिकार से आज़ादी दीजिए। और हम सोई हुई सरकार को इस खून भरे खत से लिख के जगाना चाहते हैं। पुरानी पेंशन बहाली सहित वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न 23 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय डाक विभाग में काम करने वाले कर्मचारी सोमवार को 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। जहां कर्मचारियों की शुरू की गई इस हड़ताल से डाक सेवाएं पूर्णतः प्रभावित हो गई, वहीं विभिन्न कार्यों को लेकर प्रधान डाकघर कार्यालय पहुंचने वाले आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हड़ताल पर गए डाक विभाग के कर्मचारियों ने प्रधान डाक कार्यालय परिसर में ही धरना प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए उनकी समस्त मांगे जल्द से जल्द पूरी किए जाने की गुहार लगाई, जहां उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश संगठन के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। मांगे तो 23 सूत्री मांगे हैं, लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा है कि 2004 से सरकार ने जो पेंशन बंद कर दी है, उस पेंशन को वापस रिस्टोर करें, सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लेकर आए, ताकि जो कर्मचारियों की पूरी सर्विस के बाद जो सामाजिक सुरक्षा है, उसकी आर्थिक सुरक्षा है, वो बची रहे और वो रिटायरमेंट के बाद भी एक खुशहाल जिंदगी जी सके। काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही है, बावजूद उसको भी पूरी नहीं होगी, तो क्या हड़ताल तक सीमित रहेगा आंदोलन या कुछ बढ़ेगा? नहीं सर, देखिए धीरे धीरे ये असर दिख रहा है। अभी 2 राज्यों ने किया है, इस तरह अभी 3 राज्य ऐसे हैं जो पुरानी पेंशन योजना लागू कर चुके हैं। अभी इसका असर धीरे धीरे हो रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि जब सरकार को झुकना पड़ेगा और सारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लेकर आना ही पड़ेगा। परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम रूपझर भागवत ढोंडरे द्वारा स्वयं को जीवित साबित करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी को देखते हुए 14 मार्च 2022 को पद्मेश न्यूज द्वारा प्रमुखता से दिखाई गई खबर पर जिला प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताएं कि परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम रूपझर में भागवत पिता वासुदेव ढोंडरे द्वारा जनसुनवाई में शिकायत की गई थी कि उसे संबल योजना में मृत श्रमिक बताया जा रहा है, जिसके कारण उसे शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर इस प्रकरण की जांच के बाद भागवत के श्रमिक कार्ड को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जनपद पंचायत परसवाड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयदेव शर्मा ने बताया कि ग्राम रूपझर के भागवत ढोंडरे पिता वासुदेव ढोंडरे का मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में संबल कार्ड में 7 सितंबर 2018 को पंजीकृत किया गया था। 5 अगस्त 2019 को संबल कार्ड के सत्यापन में तत्कालीन सचिव घनश्याम आलोद द्वारा श्रमिक भागवत ढोंडरे की मृत्यु हो जाने के कारण उसका संबल कार्ड से पंजीयन अपात्र कर दिया गया था। भागवत ढोंडरे द्वारा इस संबंध में की गई शिकायत की जांच के दौरान ग्राम रूपझर के तत्कालीन एवं ग्राम पंचायत लीलामेटा के वर्तमान सचिव घनश्याम आलोद को कारण बताओ नोटिस जारी कर उसे 2 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया था। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जिला पेंशनर एसोसिएशन के पदाधिकारी उस वक्त नाराज हो गए जब कलेक्टर कार्यालय के बाहर परिसर में उन्हें पंडाल डालकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई।
कलेक्टर कार्यालय से जुड़े अधिकारियों ने पेंशनर एसोसिएशन से स्पष्ट कह दिया कि यदि पेंशनर्स कलेक्टर कार्यालय के बाहर पंडाल गाड़कर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करेंगे तो उनके पंडाल और धरना प्रदर्शन की सामग्रियां जब्त कर उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे पेंशनर्स घंटों कड़ी धूप में खड़े रहे, जिन्होंने राज्य के पेंशनरों को भी नियमित कर्मचारी के समान महंगाई राहत देने और उनकी अन्य लंबित मांगों का त्वरित निराकरण किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। अब हम लोग सब लोग जीप बना कर किराए से आए यहाँ पर और आए रोड पे खड़े मतलब किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को भूख लगी, किसी को प्यास लगी है, कुछ परेशान है, सब यहाँ कर खड़े हैं और देख रहे हैं। मीटिंग के लिए हमको जगह नहीं मिल रही बैठने के लिए। प्रशासन क्या बोलता है? प्रशासन कहता है आज यहाँ मीटिंग नहीं होगी, यानी धूप में खड़े रहने मजबूर है। आपका नाम बताइए। मैं एल मोहारे, जिला कोषाध्यक्ष पेंशन एसोसिएशन जिला बालाघाट। जी बताएंगे, आज कलेक्टर कार्यालय आए थे, सभी पेंशनर आए हैं। हम लोगों की लंबित मांग है। एक तो अग्रवाल जो कमेटी ने अनुशंसा की है 32 माह के एरियर्स के बारे में, उनको आज तक प्रदान नहीं किया गया। 7वें वेतनमान के बारे उसका भी एरियर्स जो है 27 माह का आज तक प्रदान नहीं किया गया। पेंशनर को वृद्धा पेंशन के साथ चिकित्सा के लिए 1000 रुपये पेंशन की मांग हमारी लंबित है। वर्तमान में 80 साल में 20% पेंशन दी जाती है। हम चाहते हैं कि 70 साल में 20% की बढ़ोतरी की जाए।